नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष और भारतीय प्राच्य ज्ञान के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 16 मई 2020 है, ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि नवमी है और वार शनिवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य उत्तरायण के अंदर है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 22 है, रमजान माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। नवमी तिथि दिन में 10:23 तक है, उसके उपरांत 10वीं तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र शतभिषा दिन में 11:05 तक, उसके उपरांत पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वृद्धति रात्रि में 2:35 तक, उसके उपरांत विषकुंभ योग आरंभ हो जाएगा। करण गर दिन में 10:23 तक, उसके उपरांत वणिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:42 पर और सूर्यास्त 7:04 पर होगा। ग्रहों का गोचरमंडल देखें तो सूर्य वृष राशि में जो शुक्र की स्वराशि है, मंगल कुंभ राशि में जो शनि की राशि है, बुध वृष राशि में जो शुक्र की राशि के अंदर है, बृहस्पति मकर राशि में जो शनि की स्वराशि है लेकिन बृहस्पति की नीच राशि है इसके अंदर है, और शुक्र भी वृष राशि में है। शनि मकर राशि के अंदर जो उनकी स्वराशि है, राहु मिथुन राशि में जो उनकी उच्च राशि है, केतु धनु राशि में जो उनकी उच्च राशि है और चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर मंगल के साथ में विद्यमान है। भद्रा रात्रि में 11:33 से और बुध का उदय हो रहा है पश्चिम में दिन में 9:44 पर। पंचक है और वैदिति पुण्य योग चल रहे हैं। शेष चौगड़ियों की बात करें तो शुभ का चौगड़िया 7:23 से 9:03 तक है। चर का चौगड़िया 12:23 से 2:03 तक है और लाभ और अमृत के चौगड़िया 2:03 से 5:23 तक है। राहु काल वेला दिन में 9 बजे से लेकर 10:30 तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को आरंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना भी संभव ना हो तो नमकीन पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे आपको राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन की मूड की। आज सूर्य शुक्र और बुध तीनों वृष राशि में, मंगल और चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हुए कि सूर्य का शुक्र के साथ आना सौम्यता को बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। आपके आसपास आप देखेंगे कि धन के प्रति जो आपकी आकांक्षा है, लालसा है या कहें कि आपके प्रयत्न है, वो बड़ा ही आपके मन में आएगा कि किस तरीके से आप अपनी चीजों को ठीक करने की योजना के बाद क्रियान्वयन कैसे उनको करें। बुध भी वृष राशि के अंदर आना इस बात को रिप्रेजेंट करता है शुक्र के साथ कि धन के लिए एक तरह से कहें तो बहुत तेजी से कार्य करने की जो स्थितियां हैं उनको बढ़ाने की इच्छा अपनी दर्शाता है। ऐसी योजनाएं सरकार के माध्यम से आपके मन में, आपके व्यवसाय में नई योजनाओं को बनाना और उन पर कार्य करना और एक नई तरीके से जुट जाने का ये कहीं ना कहीं इस बुध का मन है। तो यहां बुध को सूर्य की ऊर्जा, शुक्र का साथ, नीति में शुक्र और ऊर्जा में सूर्य, ये दोनों मिल जाने से आज के बाद से एक ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी जो अपने कार्यों को, धन अर्जन को, सही योजना बनाने को आगे बढ़ाना चाहेगी, रास्ते तलाशना चाहेगी। तो जहां भी खुलापन है, जहां पर नियमों में ढील है, जहां भी जिन एरिया के अंदर ये काम करने की स्वतंत्रता उपलब्ध है, वहां पर बहुत तेजी से सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपना बेस्ट देते हुए कार्य में जुट जाना चाहेंगे और चाहेंगे कि परिणाम उनको जल्दी से जल्दी किसी भी तरह से प्राप्त हो जाए। तो दो स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। एक कि आपके पास बहुत सारा काम हो, उस काम को विधिवत ढंग से एक चैन कैसे उसकी सही बनाई जाए, और एक ये कि जो मंगल और चंद्रमा का साथ होने के कारण दूसरी स्थिति दूसरे लोगों की कि वहां उत्साह तो बहुत, लेकिन अगले क्रमों के अंदर लोगों का सही तरीके से
न मिल पाना और उसके कारण इंतजार करना। मंगल और चंद्रमा धन तो बनाते हैं लेकिन थोड़ा अड़चन जरूर आती है। तो यहाँ वो जो क्रम है जो एक के बाद एक बनने चाहिए, उन क्रमों को कहीं ना कहीं बनाने की, उनके क्रम ढूंढने की का दिन भी ये हो सकता है कि कैसे हम अगले क्रमों को ढूंढ करके और बीच में खोई हुई कड़ियों को पुनः जोड़ सके। तो ये भी एक आज के दिन के अंदर मुख्य तौर पर आप देख सकते हैं। तीसरी मुख्य बात यह है कि शनि और बृहस्पति ये दोनों अब अपनी राशियों के अंदर दो ग्रह बैठे। ये शनि के घर के ही अंदर, शनि के राशि के जो उसकी मकर राशि है उसी में ही बृहस्पति का दोनों ग्रहों का न्याय के देता गया। यानी कि न्याय अब एक ऐसी चीज, ऐसी बात हो जाएगी कि जिन भी लोगों ने, प्रकृति न्याय कर रही है कि आपने अगर गलत किया है, आपने नियमों की अवहेलना की है, नियमों की पालना की है, तो किसी भी राजदंड से जो समस्याएं आए वो तो अलग बात है, प्रकृति भी आपको पनिश करने के लिए तैयार है। आपने अगर गलती की है तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अगले पूरे समय इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आप नियमों की अवहेलना ना करें, चाहे वो आपके कार्यस्थल पर हो, आपके शासन में हो, आपके इवन घर में भी आप लोगों ने जो आपस में नियम बना लिए हैं उनके भी वो भी ना टूटें, क्योंकि अगर उनमें भी कोई कहीं किसी ने नियम तोड़े तो बाकी लोग उसको पनिश करने के लिए इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि आपका औहदा क्या है और आपका पद क्या है। वो आप पर आरोप लगाएंगे और आपको परेशान कर सकते हैं, तनाव आपको आ सकता है। तो बहुत समझदारी से अपने कार्यों को करने की आवश्यकता आज के दिन के अंदर है। अगर आप कहीं चूके तो फिर आपको आलोचनाएं सहनी पड़ सकती है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आइए बात करते हैं लगातार जो हमारा चिंतन चल रहा है कुंडलियों को लेकर के। आज हम बात करेंगे छठे चक्र की। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुंडली जागरण, सप्त चक्र जागरण हमारा लगातार चल रहा है। छठे चक्र में इसे आज्ञा चक्र या तृतीय नेत्र भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में स्थित होता है। इसका रंग गहरा नीला होता है। इसमें दो बड़ी पंखुड़ियां वाले कमल का अनुभव होता है। इसकी दो पंखुड़ियां आत्मा और परमात्मा, तर्क और वितर्क, इड़ा और पिंगला, नर और नारी, इसको इंगित करती है। मतलब दो तरह की ऊर्जाएं जो यहां उपलब्ध है हमारे जगत में, उन दोनों का यहां आकर के एक तरह से कहें तो मिलन भी हम इसको कह सकते हैं। यहां से हम कह सकते हैं कि दोनों की सही संतुलन, और यहां से एक ऐसी स्थिति कि अगर आज्ञा चक्र जिनका भी जागृत हो जाता है, जो यहां तक अपनी ऊर्जा को ला पाते हैं, उनके लिए हर चीज एक बैलेंस में होती है। वो सभी चीजों पर नियंत्रण कर सकते हैं। उनकी आज्ञा प्रकृति की आज्ञा होती है। वो जिसको जो कह देते हैं, जो भी मन में उनकी इच्छा जागृत हो जाती है, प्रकृति उसको करने के लिए चल पड़ती है। तो ये हमारे एक तरह कहना चाहिए कि घर रूपी हमारा जो भवन है, हमारा जो शरीर है, उसका वो इलाका है जहां से पूरा कंट्रोल एक तरह से एक कहना चाहिए कि नियंत्रित होता है। यहां से सब चीज संतुलित हो जाती है। यहां से हर वो चीज, दृष्टि हमारी किसी भी चीज को अगर ये जागृत कर लेते हैं हम, यहां अगर हमारी ऊर्जा का स्तर ये हो जाता है आज्ञा चक्र तक, तो बहुत बड़े मनीषी जिनका आप नाम लें, जिनके लिए सब कुछ दर्द और सुख एक है, जिनके लिए वो ये जगह है। सारी विद्युता हमें यहीं से मिलती है। इसमें दो त्रिकोण होते हैं, जिनमें से एक ऊर्ध्वमुखी है और दूसरा अधोमुखी है। इस तरह ये एक तारे जैसे आकृति वाला चक्र भी है। इसका बीज मंत्र श्रम है। आज्ञा चक्र बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा से प्रभावित होता है। इसकी धातुएं स्वर्ण और रजत है, प्रतिनिधित्व करता है। आज्ञा चक्र 5 तत्वों के परे है। इस चक्र को सक्रिय रखने के लिए उपयुक्त भोजन केवल शुद्ध वायु है। इस शीर्ष ग्रंथि पिनियल ग्रंथि से संबंधित है, जो मेलाटोनिन
हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन सोने या जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क के निचले भाग, बाईं आंख, कान, नाक और नाड़ी तंत्र को नियंत्रित करता है। यहां से दो ध्वनियां निकलती हैं। इस स्थान पर पीनियल और पिट्यूटरी जो हमारी ग्रंथियां हैं वो मिलती हैं आकर, इसलिए इसके जागरण का केंद्र भौं के बीच का बिंदु है। ध्यान, एकाग्रता और आत्मदर्शन के लिए भौं के बीच का यह बिंदु बहुत विशिष्ट है। इस पर ध्यान करने से समाधि की योग्यता आती है। मित्रों, जो लोग भी मेडिटेशन में हम कहते हैं कि आप ध्यान करें, तो हम क्यों यहीं दोनों भौं के बीच के स्थान को चुनते हैं, ये आज आप अच्छे से समझ पाएंगे। मूलाधार से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना अलग अलग प्रवाहित होती हुई इस चक्र पर आकर के मिलती हैं। जब साधक गहरे ध्यान में होता है और उसकी सारी संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं, तब आज्ञा चक्र से सहस्त्रधार चक्र तक जाने के निर्देश इसी चक्र से आपको मिलते हैं। जो मनुष्य इन चक्रों पर ध्यान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप माने आपके नकारात्मकता पूरी तरह नष्ट हो जाती है और दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त होती चली जाती है। इसे शिव का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। इसे दिव्य चक्षु भी कहते हैं, क्योंकि योगियों को ईश्वरीय अंतर्दृष्टि इसी चक्र से प्राप्त होती है। यहां पहुंचकर मनुष्य को मोक्ष का द्वार दिखाई देने लगता है। उसे ये समझ आने लगता है कि उसके लिए ये जो जीवन है इसका मूल उद्देश्य क्या है। यही चरमानंद, सूक्ष्म दृष्टि, अतीन्द्रिय श्रवण, अंतर्ज्ञान, असाधारण शक्तियां आपको प्राप्त होती चली जाती है। इसी छठे चक्र से मनुष्य को दूरबोध, टेलीपैथी जिसको हम कहते हैं, वो ज्ञान प्राप्त होता है और पुनर्जन्म और अगले जन्मों का आपको अनुभूति होने लगती है। आज्ञा चक्र मन और बुद्धि का मिलन का स्थल है। योगाभ्यास और गुरु की सहायता से साधक कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रधार चक्र में विलीन करा करके दिव्य ज्ञान और परमात्मा तत्व को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मनुष्य के ज्ञान चक्षुओं को खोलता है। आज्ञा चक्र का संतुलन बिगड़ने पर आंख, कान, नाक के रोग, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स, सिर दर्द, अनिद्रा, आधे सिर में दर्द के रोग आदि होते हैं। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए अनुलोम विलोम, सुखासन, मकरासन और शवासन करने के लिए कहा जाता है। मित्रों, आज्ञा चक्र वो जगह है जहां हमारी ऊर्जा अगर हम प्रभावित करके यहां इस स्तर तक हम ले जाते हैं। स्तर रखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे प्रवाहित करते हम वहां तक ले जाते हैं तो हमें बहुत से इंट्यूशंस होते हैं, सही इंट्यूशंस। यानी कि आप अपनी उपलब्ध ज्ञान चाहे जिस स्तर का हो, कोई आवश्यक नहीं कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, आपने बहुत चीजों के बारे में जानकारी हासिल करी हो, लेकिन आपका जो आंतरिक ज्ञान है वो इस स्तर का होगा कि आप जिस भी चीज को छुएंगे वो सही की तरफ होगी, आप जो भी बोलेंगे वो सही की तरफ जाएगा। वहां अपनी ऊर्जा को स्थिर रख पाना मुश्किल, लेकिन उस स्तर को अगर आपकी ऊर्जा छूती भी है तो भी आपके अंदर एक विलक्षण प्रतिभाएं, जिसको कहते हैं कि हम कुछ लोग होते हैं जो विलक्षण होते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, उनका बोलने का और जो कहते हैं वो सत्य हो जाता है, उनके बुराई और अच्छाई के बीच से वो इस तरह निकलते हैं कि जैसे कोई बिल्कुल पवित्र आत्मा निकलती है। तो ये स्तर पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, मनुष्य तो इसके लिए प्रयत्न करते ही रहते हैं। तो यहां अपनी ऊर्जा को स्थिर रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां तक अगर आप अपनी ऊर्जा के स्तर को बार बार लेके आ पाते हैं तो ये बहुत ही ऊंची स्थिति है मित्रों। इसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं किसी अच्छे गुरुजन की मदद से। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार भारतीय राजनेता हैं और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर, बिहार में हुआ। इनके पिता एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश कुमार ने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अब NIT पटना है, से विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। नीतीश 1974 एवं 1977 में
जयप्रकाश बाबू के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल रहे थे। वे पहली बार बिहार विधानसभा के लिए 1985 में चुने गए थे। 1987 में वे युवा लोकदल के अध्यक्ष बने। राजनीति में इस शानदार शुरुआत के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 1998 से 99 में वे भारतीय भूतल परिवहन मंत्री व 2000 से 2001 में कृषि मंत्री रहे। 2001 से 2004 के बीच नीतीश भारत के रेल मंत्री रहे। 2005 से आज तक नीतीश 5 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री पद पर पदासीन है। आइए आज इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका मिथुन लग्न की कुंडली और लग्नेश का भाग्य स्थान में सूर्य, बुध, बृहस्पति और राहु के साथ होना। मित्रों, जब लग्नेश खुद भाग्य स्थान में हो, इसके मायने ये होते हैं कि हर बार एक के बाद अगली कड़ी इनको भाग्यवश ऐसे लोग मिलते चले जाएं जिनमें आप देखें बृहस्पति प्रधान लोग, जो कि गुरुजन की तरह से हों, जो इनको सिखाएं, बताएं कि कैसे इनको कार्य करना है, जो सूर्य की माफिक हो, जिनमें ऊर्जा की कोई कमी ना हो, वो भी इनको उपलब्ध। आप देखिए राहु की माने दो, जो इनसे छोटे भाई या इनके एक तरह से इनकी आज्ञा पालन करने के तत्पर हो, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव लोग हों, वो भी इनको उपलब्ध है। और बुध यानी कि ऐसे लोग जो धन के सारे प्रबंधन को करना जानते हो और सारा मैनेजमेंट जिनको आता हो। तो ये सारी चीजें जिसको भाग्यवश ऐसे सारे लोग जिनको उपलब्ध हो जाएं, वो व्यक्ति उन्नति के चरम पर तो पहुंचना ही है उसको। तो यहां हम इस कुंडली के माध्यम से जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनको आप देखिए कि जब लग्नेश भाग्य स्थान के अंदर अगर बहुत सारे उसको ग्रहों का ताकत मिल जाती है, दृश्य संबंध मिल जाते हैं या सहयोग मिल जाता है, तो व्यक्तित्व में ये सारी विशेषताएं जाती हैं, जीवन में वो सारे लोग मिल जाते हैं, कॉम्बिनेशंस बनते चले जाते हैं और आगे से आगे आपकी सफलता मिलना आपको होता है। शनि का चतुर्थ स्थान में होना किसी भी कुंडली के अंदर आपको जो विशेषता देता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप राजनीति की आपको हर परिस्थिति को सही से समझ, सही आकलन करना और अवसर को ठीक से समझना, कौन आगे किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से आपको आगे सफलताएं मिलनी हैं और क्या माध्यम आपको अपनाने, इसकी अगर कोई सटीक जानकारी किसी व्यक्ति को सर्वाधिक होती है तो वो शनि का आपके चतुर्थ स्थान में, पब्लिक डोमेन में आप ऐसे लोगों से जुड़े होते हैं, सबका दर्द समझना, संवेदनशीलता आपके अंदर चरम पर होना और आप ऐसे व्यक्तित्व में ढल जाते हैं जिसके अंदर हर कोई व्यक्ति के लिए आप उपलब्ध होते हैं। कोई भी जो आपके पुराने जानकार हैं वो सब आपको ये कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बताते हैं कि साहब हमने कोई भी बात इन्हें कही, इन्होंने तुरंत हमारी सुनवाई करी। तो ये संवेदनशीलता आपको शनि जब आपका चतुर्थ स्थान में होता है तो पब्लिक से जोड़ता है। हर आम इंसान, हर व्यक्ति, हर जिसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं, वो ऐसे व्यक्तियों को अगर आकर के अपनी बात कहते हैं तो वो व्यक्ति जीवन के अंदर एक तरह से उस सर्वाधिक उपलब्ध व्यक्तियों के तौर पर उनको रख सकते हो आप। यहाँ चंद्रमा का मंगल की राशि में होना और मंगल का शुक्र, उच्च के शुक्र के साथ दसम स्थान में होना इस बात को रेखांकित करता है कि किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति के अंदर हार नहीं मानना। कोई ऐसी स्थिति नहीं जिसको कोई इनको ये कह दे कि इससे डरा दे, डरा नहीं सकते आप इन्हें, क्योंकि मंगल जब दसम स्थान में होते हैं तो व्यक्ति अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ उपलब्ध होता है। किसी भी छोटे से काम में भी वो बिल्कुल घबराता नहीं है। कोई सिचुएशन हो, आप इनके चेहरे पर शिकन नहीं देखेंगे, आप हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा नीतीश कुमार जी का जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि कोई समस्या जैसे है ही नहीं। एक और बात यहां पर, जैसे कि एक कहते हैं ना कि चंद्रमा का छठे स्थान पे होना शत्रुहंता राजयोग की श्रेणी में आता है और मंगल की राशि में हो तो कहने ही क्या, आपके शत्रु बिल्कुल निष्प्रभावी होकर के जैसे कोई उनको बिल्कुल धूर धूसरित कर देने की जो एक विशेषता किसी अगर कुंडली में होती है तो उसको हम चंद्रमा या सूर्य के छठे स्थान में होने को से हम दर्शाते हैं। तो आप देखें कि जब कभी भी जिस कुंडलियों के अंदर भी ये छठे स्थान के अंदर इस तरह के ग्रह हो, शनि हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तो आप कह सकते हैं कि सामने वाले की स्थिति को तो बिल्कुल एकदम कहीं कोई जगह ही नहीं शत्रुओं को रहती। ऐसी ये कुंडली यहाँ पर इस योग को दर्शाती है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।